इस लेक्चर में हम 1 से लेकर 16 जनवरी 2022 के करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे जो हमारे लास्ट बचे हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसे स्टार्ट करने से पहले 2-3 टॉपिक जो इसमें इंक्लूड नहीं किए गए वो हम डिस्कस करते हैं। पहले एक देखो, ये आईएनएस विक्रांत, ये न्यूज में था। आईएनएस विक्रांत ये क्या है? आईएनएस विक्रांत ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर ये होता है इस तरह का जैसा आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। एक एयरक्राफ्ट जो कैरियर होते हैं उसमें क्या होता है, ऐसी फैसिलिटी होती है, एक तरह से शिप ही होते हैं पानी के जहाज, लेकिन इनमें ऐसी फैसिलिटी होती है कि इनमें यहाँ पे देखो हवाई जहाज प्लेन उतारा जा सकता है यहाँ पे पानी में, और यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह या कोई लड़ाकू विमान है फाइटर प्लेन यहाँ उतारा जा सकता है, यहाँ से मिसाइल वगैरह लॉन्च की जा सकती है। तो जैसी लैंड पे फैसिलिटी होती है ना, ऐसी पानी में शिप के जरिए फैसिलिटी डेवलप की जाती है। इसके जरिए ये होता है जो आपको दिखाई दे रहा है। हमारे इंडिया का जो ड्रीम है वो ये है कि हमारे इंडिया के दोनों साइड, एक इस तरफ वेस्टर्न साइड, एक ईस्टर्न साइड, कम से कम 2 हमारे इंडिया में ये एयरक्राफ्ट कैरियर हों। लेकिन अभी हमारे पास है कितने? हमारे पास सिर्फ एक है। एक जो है अभी प्रेजेंटली ऑपरेशनल, वो कौन सा है? वो आईएनएस इंडियन नवल सिस्टम होता है। आईएनएस का मतलब आईएनएस विक्रमादित्य। विक्रमादित्य है, ये हमने रसिया से परचेज किया था, विक्रमादित्य। तो ये विक्रमादित्य अभी तक हमारे पास एक है। और जो आईएनएस विक्रांत है ये एयरक्राफ्ट कैरियर हम इंडिया में ही डेवलप कर रहे हैं, इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं इंडिया में। पहला टॉपिक तो ये हुआ। दूसरा टॉपिक था एक स्कॉच अवार्ड है, एक स्कॉच अवार्ड। ये स्कॉच अवार्ड क्या है, ये किसे दिया गया है आपको ये याद रखना, और किसके लिए दिया जाता है स्कॉच अवार्ड। ये स्कॉच अवार्ड देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको? जो भी मान लो हमारे इंडिया में कोई डिस्ट्रिक्ट है या कोई एरिया है माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए बहुत अच्छे स्टेप लेता है। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। किसको दिया गया है ये दिया गया है असम की एक डिस्ट्रिक्ट है, ये काचर या चाचर जो भी पढ़ी जाती है, आप देख लेना इसका प्रोनाउंसिएशन असम में क्या होता है, CACHAR। इस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है ये स्कॉच अवार्ड। माल न्यूट्रिशन के लिए अच्छे कदम उठाए हैं उसने। मिशन परवसी, एक मिशन परिवरिश करके एक मिशन है, मिशन परवरिश, परवरिश होता है ना हिंदी का वर्ड, परवरिश नाम का एक मिशन है जिसके जरिए माल न्यूट्रिशन को कम किया है। ये काचर डिस्ट्रिक्ट है जो असम की, वहाँ पे। अब करते हैं फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि चाइना ने अपना यहाँ पे एक इन्वॉय खोला है। इन्वॉय का मतलब ये समझ लो जैसे एम्बेसडर होते हैं ना, जैसे हमारे इंडिया के एम्बेसडर के खुले होते हैं ऑफिस बहुत सारी कंट्रीज़ में। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो भाई साहब, अगर आपका सिलेक्शन IFS में हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो आपको प्रमोशन करके एम्बेसडर की तरह भेजा जाता है दूसरे देश में। तो इसी तरह से एक उनके नीचे ही इन्वॉय होते हैं, इन्वॉय समझ लो, या एक तरह से राजदूत, हिंदी में बोलेंगे राजदूत। तो ये चाइना ने अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक इन्वॉय यहाँ पे खोला है, इसलिए न्यूज़ में था हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखो, ये कुछ कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, ईस्टर्न अफ्रीका में, जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। एक जिबौती नाम की, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, ये कंट्रियाँ देखो यहाँ पे, ये आप देख रहे हो अफ्रीका का मैप, ये वाला पार्ट को बोला जाता है, इरिट्रिया, जिबौती, इथोपिया, सोमालिया। कहीं कहीं पे देखो ये भी लिखा होता है, अगर इसका लार्जर पार्ट लेते हैं तो हम ये सूडान, कीनिया भी आ जाते हैं इसमें, सूडान, कीनिया वगैरह भी आ जाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। लेकिन मेनली ये 4 ही मेजर कंट्री, 4 ही माने जाते हैं, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और केनिया। ये जो है गल्फ ऑफ एडन भी है इसके पास, यहाँ पे जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। देखो इस वाले मैप में आप देखो, यहाँ पे ये वाला जो मैप दिखाई दे रहा है आपको, ये मैं इरेज कर लेता हूँ इसे। ये यहाँ पे देख रहे हो जो आप, ये वाला यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन इसको बोला जाता है, गल्फ ऑफ एडन। ये गल्फ ऑफ एडन है यहाँ पे। हमने कई बार ये मैप में जब स्टडी की है इसकी तो कई बार पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है सी ड्रैगन एक्सरसाइज। इसमें सिर्फ इतना याद रखना, ये एक्सरसाइज सिर्फ 2 बायलैटरल या ये 1-2 कंट्री के बीच में नहीं हुई है, बल्कि ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। ये नेवीज़ के बीच में हुई है, इंडिया की नेवी और 5 कंट्रीज़ की नेवी और हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ये 6 कंट्रीज़ की नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। पैसिफिक ओशन में हुई है ये, और ये एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज है। एंटी सबमरीन का क्या मतलब है? देखो एंटी सबमरीन है, जैसे अगर पैसिफिक ओशन में कोई सबमरीन वारफेयर की कोई कोशिश कर रहा है, सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी,
समुद्र में पानी के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, पनडुब्बी, वो जाता है रिसर्च करने के लिए जाता है, साइंटिस्ट जाते हैं, या फिर वार के लिए भी यूज किया जा सकता है, युद्ध के लिए। तो एंटी सबमरीन वारफेयर टेक्टिक इसमें डेवलप की जाती हैं, यानी कि ये छः कंट्री है ना, 6 कंट्रीज़ की नेवी आपस में कोऑपरेट करती हैं कि सबमरीन का कोई वारफेयर हो, युद्ध हो, तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे उससे लड़ा जाए, टैकल किया जाए उसको। तो ये जो हैं 6 कंट्री आपको कैसे याद रहेंगी, देखो इंडिया, ये इंडिया अपना, और इधर ऑस्ट्रेलिया, दोनों साथ में ही है, एक लगभग इंडियन ओशन से कंट्री बॉर्डर लगाती हैं। ये जापान और साउथ कोरिया इधर दोनों बिल्कुल साथ में ही है, और इधर है यूएस और कनाडा। ये आप देखोगे यहाँ पे, ये यूएस और कनाडा, इधर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, जापान। ये 6 कंट्री आपको याद रखनी है बस इसमें सी ड्रैगन एक्सरसाइज में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो 2 ऊपर वाले प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। और जो हमने पहले डिस्कस किए 2, आईएनएस विक्रांत, और आपका जो कौन सी स्कीम थी, एक स्कॉच अवार्ड दिया था, जिसके लिए स्कॉच अवार्ड दिया था, और मिशन परिवरीज, ये भी आप मेंस में भी यूज कर सकते हो। जीएस पेपर 2 में माल न्यूट्रिशन से कोई मान लो क्वेश्चन आता है माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो उसमें आप स्कॉच अवार्ड का यूज कर सकते हो। ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्कीम है। नफेड के साथ मिलकर इसको एग्रीमेंट किया है कि 10 ब्रांड डेवलप की जाएंगी इस स्कीम के अंदर, 10 ब्रांड। इसमें प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम चला रखी है एक, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने। इस स्कीम के अंदर 10 ब्रांड डेवलप की जाएंगी नफेड के साथ मिलकर। ये नफेड क्या है, नफेड का मतलब है भाई साहब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया, ऐसे करके इसकी आप फुल फॉर्म देख लेना, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये कब बनाई थी, 2 अक्टूबर 1958 को इसको बनाया गया था। एक हमारे इंडिया में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट बना हुआ है, सोसाइटीज़ एक्ट, उसमें ये रजिस्टर है। ये देखो काम क्या है इसका, काम ये है जो फार्मर हैं, किसान हैं, वो एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं, उनके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को मार्केट प्रोवाइड करना, इसका मेन काम है कि मार्केट तक लेके जाना, यानी कि उन्हें मार्केट के बारे में अवगत कराना, अवेयरनेस फैलाना, उनको मार्केट से जोड़ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, यानी कि किसानों को बेनिफिट पहुंचा सके, ये इसका मेन काम है नफेड का। नफेड के साथ मिलके ये 10 ब्रांड डेवलप की जाएंगी इस स्कीम के अंदर, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के अंदर। अभी देखो रिसेंटली 6 ब्रांड लॉन्च किए हैं इसके अंदर, 6 ब्रांड। कौन सी ब्रांड होंगी, जैसे देखो ब्रांड क्या है, जैसे आप कपड़े खरीदते हो, कपड़े की या जूते की ब्रांड है, जैसे नाइके, एडिडास हैं, रिबॉक, ये ब्रांड है। ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में फेमस प्रोडक्ट है, वहाँ पे डेवलप की जाएगी। इसमें 6 ब्रांड जो अभी इंक्लूड किए हैं, एक है अमृत फल, ये ब्रांड हरियाणा की गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में डेवलप की जाएगी, और इसको क्या है पूरे देश में और विदेश में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा इस ब्रांड को। नेक्स्ट है कोरी गोल्ड, एक ब्रांड है, ये धनिया की ब्रांड है, कोरिएंडर मतलब धनिया, ये धनिया पाउडर बनाया जाएगा, उसकी ब्रांड का नाम रखा जाएगा कोरी गोल्ड। और कहाँ से स्टार्ट होगी, जो राजस्थान में कोटा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, वहाँ पे एक ब्रांड डेवलप की जाएगी, और पूरे वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी ये बेची जाएगी उस ब्रांड नाम से। ये कश्मीरी मंत्र और मधु मंत्र, ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, वहाँ से ये हनी के लिए डेवलप की जाएगी ये ब्रांड, हनी मतलब शहद। एक है सोमदाना, ये ब्रांड डेवलप की जाएगी, मिलट की है ये, मिलट मोटा अनाज जो होता है, ये महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट से, थाना जो एरिया है वहाँ से डेवलप की जाएगी। होल व्हीट कुकीज़ हैं डेली बेक्स की, ये डेवलप की जाएंगी दिल्ली से, दिल्ली से डेवलप की जाएंगी। बेकरी की ब्रांड है, बेकरी जो बिस्कुट वगैरह या ये जो केक वगैरह जो होते हैं, इसकी ब्रांड डेवलप की जाएगी ये दिल्ली से। ये सारे प्रोडक्ट जो होंगे नफेड का जो बाजार है उस पर सारे अवेलेबल होंगे, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का मतलब है ऑनलाइन कोई सामान बेचना, जैसे अमेजन कंपनी है, अमेजन क्या ई कॉमर्स कंपनी है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये जो है मीशो, नए नए बहुत सारे आ गए हैं आजकल, तो मंत्रा है। तो ये नफेड का भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी उपलब्ध होगी, और रिटेल स्टोर्स हैं जो इसके दुकानें शॉप खुली होती हैं जगह जगह पे, नफेड के रिटेल स्टोर्स, वहाँ पे भी उपलब्ध होगी ये। जो ये प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम है, इसके अंडर ये 10 ब्रांड लॉन्च की जा रही हैं। तो ये स्कीम क्या है, कब लॉन्च की, ये 2020 में लॉन्च की थी। इसका टारगेट था 5 साल के लिए इसको लागू किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा 2024-25 तक। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लॉन्च की थी हमारे इंडिया में, ऑल इंडिया बेसिस पे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, ये आपको याद रखना है, असंगठित क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, टारगेट लक्ष्य क्या है इस स्कीम के,
स्कीम के ये जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उनको फाइनेंस एक्सेस कराना, यानी कि उनको लोन एक्सेस कराना, लोन ले सके, कर्ज ले सकें, और जो उनके छोटे बिजनेस है फूड प्रोसेसिंग के उनको आगे प्रमोट किया जा सके इसके जरिए। ये इसका टारगेट ये है कि जो रिवेन्यूज हैं टारगेट इंटरप्राइजेज के उनको इंक्रीज करना, यानी कि उनको लाभ को बढ़ाना जितना भी उनको बेनिफिट होता है। साथ में जो फूड की क्वालिटी है सेफ्टी स्टैंडर्ड उनको मेंटेन करके रखना, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना ताकि उनकी कैपेसिटी और इंक्रीज हो सके। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको फॉर्मल सेक्टर में लेके आना। नेक्स्ट है कि जो वुमेन इंटरप्राइजेज हैं या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं जो हमारे इंडिया में लगभग 116 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई की गई है नीति आयोग के द्वारा, जो सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में। और वुमेन इंटरप्राइजेज जो महिला उद्योगपति हैं, महिला मान लो कोई फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट की कोई मान लो छोटी मोटी प्लेटफॉर्म चला रखा है, फैक्ट्री चला रखी है, तो उस पर स्पेशल फोकस देना। जो वेस्ट है उसको वेल्थ एक्टिविटीज़ में लेके आना। मान लो कोई वेस्ट जनरेट हो रहा है, कूड़ा करकट वगैरह, उसको मान ली उसको डिस्पोजल करना या उसको प्रोडक्ट में यूज करना इस तरह से। या मान लो कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक को दोबारा से रिसाइकल करके पैकेजिंग के लिए यूज करना, तो उसको वेल्थ एक्टिविटीज़ में लेके आना, ये इसका मेन फोकस है। नेक्स्ट है जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में उन पे भी फोकस करना। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जिनमें आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना। इसके फीचर क्या है, सेलेंट फीचर क्या है, सेलेंट का मतलब मुख्य, मेजर इसकी विशेषताएं क्या है स्कीम की। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक्सपेंडिचर होगा इसमें, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब हो गया कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसमें पैसा लगाएंगी जितना भी खर्चा आएगा, और दोनों मिलकर ही इसको इंप्लीमेंट करेंगी, लागू करेंगी। एक होता है सेंट्रली सेक्टर स्कीम जिसमें केवल और केवल ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा लगाती है, खर्च करती है और वही इंप्लीमेंट करती है, लागू करती है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि 60% जो भी खर्चा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40% इसमें स्टेट गवर्नमेंट देगी। इसमें 2 लाख के लगभग माइक्रो इंटरप्राइजेज को सहायता दी जाएगी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के जरिए। जो माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं वो 35% तक की इसमें सब्सिडी लेंगे, और सीलिंग होगी इसमें 10 लाख की। यानी कि जैसे उनका मान लो 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई फूड इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, तो उसे 35% रुपये उसके दे दिए जाएंगे सहायता की तरह। या फिर मान लो कोई 15 लाख का कर रहा है या कोई 20 लाख का कर रहा है, उसमें 10 लाख या तो 10 लाख या 35% जो भी मैक्सिमम है ना, बस वही दिया जाएगा। मतलब मैक्सिमम नहीं, मिनिमम है जो, यानी कि 10 लाख तक से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम मान लो 35% हो रहा है उसका 12 लाख रुपए, किसी ने मान लो 20 लाख 50 लाख रुपए लगाए हैं, 35% हो रहा है 12 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपए नहीं, फिर उसे 10 लाख रुपए ही प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि सीलिंग है 10 लाख रुपए की। जो बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन होगा मिनिमम 10% होगा, और बैलेंस इसमें लोन की तरह ले सकते हैं कोई भी जो मान लो खोलना चाहता है कंपनी फूड प्रोसेसिंग की, तो उसमें 10% वो खुद से लगाएगा और बाकी का वो लोन ले सकता है, कर्ज ले सकता है। और इसमें सीड कैपिटल की तरह प्रोवाइड की जाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप को। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 4 लाख रुपए तक की सहायता दी जा सकती है लोन के जरिए इस स्कीम में। जो पेरिसेबल गुड्स होंगी, पेरिसेबल होता है सड़ने वाली वस्तुएं, जैसे टमाटर प्याज ऐसी वस्तुएं, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है इसमें, कौन इसको लागू करेगा, कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज किया जाएगा। इस स्कीम को मॉनिटर करेगा एक कमेटी होगी, इंटर मिनिस्ट्रियल एम्पावर्ड कमेटी। ये सेंट्रल लेवल पे कमेटी होगी। इसमें जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं वो चेयरमैन होंगे इसके, वो इसको मॉनिटरिंग करेगी, इस स्कीम की देखभाल करेगी कि सही से इंप्लीमेंट हो रही है नहीं। अगर स्टेट लेवल पे या यूटी लेवल पे, यूनियन टेरिटरी लेवल पे बात करें, तो एक कमेटी होगी स्टेट लेवल पे भी जिसको चेयर करेंगे, यानी कि उसके अध्यक्ष होंगे चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी एक आईएएस ऑफिसर ही होता है जो प्रमोशन के बाद चीफ सेक्रेटरी बनता है। और देखो इसमें स्टेट और यूटी भी प्रिपेयर करेंगे एक एनुअल एक्शन प्लान, जिसके जरिए सारी एक्टिविटीज़ हैं इम्प्लीमेंटेशन की उस स्कीम की, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करेगी बाद में। एनुअल एक्शन प्लान जब स्टेट और यूटी प्रिपेयर कर लेंगे उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूवल देगी, अपनी अनुमति देगी। एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन भी होगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा थर्ड पार्टी भी इसको इवैल्यूएट करेगी, मूल्यांकन करेगी। नेशनल लेवल एक पोर्टल होगा जिस पे ये सारे एप्लीकेंट, इंडिविजुअल इंटरप्राइजेज सब अप्लाई कर सकते हैं स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। चीता आपको जानते ही, ये देखो इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये है चीता। ये गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है
जो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क में साउथ अफ्रीका और नामीबिया, ये दो कंट्री हैं भाई साहब, अफ्रीकन कंट्रीज। ये साउथ अफ्रीका आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नामीबिया आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से 8 चीता इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, 8 चीता टोटल। देखो अगले 5 साल में 50 चीता ले आए जाएंगे, क्योंकि हमारी कंट्री में चीता एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब है लुप्त हो चुके हैं। अब हमारे इंडिया में चीता एक भी नहीं है। वो कब लुप्त हुए उसके बारे में भी हम जानेंगे। ये इंट्रोड्यूस किए जाएंगे नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, कूनो नेशनल पार्क से मध्य प्रदेश में। इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे हम, कूनो नेशनल पार्क के बारे में भी। तो ये कोविड-19 की जो थर्ड वेव है जब खत्म होगी उसके बाद ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा। इसके रिगार्ड में यूनियन मिनिस्टर जो इन्वायरमेंट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया है एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता। इसके अंदर 50 चीतों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा अगले 5 साल में, कोविड-19 की जो ये लहर है तीसरी वो खत्म होने के बाद। और इसको लॉन्च कब किया गया था? इस प्लान को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की मीटिंग हो रही थी, 19वीं मीटिंग, उसमें ये लॉन्च किया गया था ये प्लान री इंट्रोडक्शन का, कि चीता को दोबारा से हमारे इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि दूसरे देश से हमारे देश में लाया जाएगा, क्योंकि हमारे देश में अब चीता है नहीं, जंगलों में छोड़ा जाएगा फिर इनको। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है। ये 1972 का जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर इसको बनाया गया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके जो चेयरमैन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं, वो मिनिस्टर ही इसके चेयरमैन होते हैं। री इंट्रोडक्शन क्या है और इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है चीता के लिए? अभी री इंट्रोडक्शन का मतलब हमने समझ लिया, यानी कि ऐसा स्पीसीज जो जहाँ एरिया है वहाँ पे रहता नहीं है, वहाँ पे लुप्त हो चुका, लेकिन दूसरे एरिया से वहाँ पे रिलीज़ किया जा रहा है। इसलिए रिलीज़ किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे कैपेबिलिटी है उसके सर्वाइव करने की, कि यहाँ पे उसका इन्वायरमेंट कैपेबल है, यानी कि जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है वो इन्वायरमेंट हमारे इंडिया में है उपलब्ध, इसलिए वो जीवित रह सकता है, इसलिए उसको री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये री इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज कार्निवोर को किया जा रहा है। कार्निवोर का मतलब है मांसाहारी पशु। ये चीता क्या है? मांसाहारी पशु है, कार्निवोर्स है। ये इसकी वजह से जो बहुत सारे थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उनको भी कंजर्व किया जा सकता है, और इकोसिस्टम फंक्शन है उसको रिस्टोर किया जा सकता है इसके जरिए। चीता देखो ओनली लार्ज कार्निवोर है जो हमारे इंडिया से हिस्टोरिकल टाइम में ओवर हंटिंग की वजह से ये लुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक्सटिरपेटेड हो चुका है। ओवर हंटिंग का मतलब शिकार किया था इसका बहुत सारे लोगों ने, और भी कई सारे कारण थे जिसकी वजह से ये लुप्त हो चुका है। वो कारण हम डिस्कस करेंगे, उस कारणों के बारे में। इंडिया अभी इसको देखो, इंडिया के पास अभी इकोनॉमिक एबिलिटी भी है कि इसको रीइंट्रोडक्शन किया जा सकता है चीता का। और फैक्ट जानते हैं चीता के बारे में। चीता को देखो साइंटिफिक नेम जो है चीता का वो ये है एसिनोनिक्स जुबाटस। ये देखो याद ना भी रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो बिग कैट स्पीसीज हैं उनमें से ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है चीता। ये चीता लगभग 5 मिलियन ईयर बैक इसका ओरिजिन ट्रेस किया गया था, लगभग 50 लाख साल पहले। उस इरा को बोलते थे मियोसीन इरा। इरा का मतलब है पीरियड, टाइम पीरियड। जो चीता है ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है, सबसे तेज दौड़ने वाला ये प्राणी है, स्तनपाई जीव है। मैमल को हिंदी में बोलते हैं स्तनपाई जीव है चीता, सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनपाई जीव। देखो मैमल किसको कैटेगराइज करते हैं बहुत बार पढ़ चुके हैं। और देखो यूपीएससी प्रीलिम में सिर्फ बेसिक चीज़ें पूछती है। आप कोई भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपको कोई बोले कि इस कोचिंग के नोट्स पढ़ लो या उस कोचिंग के पढ़ लो, ये पढ़ लो, या कोचिंग वाला बोले कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, भाई साहब ये सब कुछ भूल जाओ। मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई थी, आप मत दोहराना। सिर्फ और सिर्फ आप यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो, वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, और बेसिक चीज़ें, सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब एक बात बताओ भाई साहब, 2020 ये 21 वाला है ना, 2021 वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा था ऐसे इंसेक्ट जो बेसिक हैं, जैसे गिंजोई, जो बारिश होती है ना, बारिश में गिंजोई गिरती है, जिसे अर्थवॉर्म बोलते हैं, हमारी तरफ गिंजोई बोलते हैं उसको हिंदी में। अर्थवॉर्म होता है जो, अर्थवॉर्म जो है उसके बारे में पूछ लिया। ये बेसिक चीज़ें तो हैं, उनके बारे में पता होनी चाहिए भाई साहब, बेसिक चीज़ें। ऐसी मैमल्स है, मैमल के बारे में पता होना चाहिए क्या होते हैं मैमल्स। देखो मैमल्स किसी भी प्राणी को जब कैटेगराइज किया जाता है उसमें मेजर 4 कैटेगरी होनी चाहिए। पहला क्या है? वो इनवर्टेब्रेट होना चाहिए। इनवर्टेब्रेट का मतलब है उसके पास रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, जैसे ह्यूमन है रीढ़ की हड्डी है, हाँ ये पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो भाई साहब रिप्रोडक्शन करता हो, यानी कि बच्चे पैदा करता हो, डायरेक्टली बेबी प्रोड्यूस करता हो, अंडे ना देता हो। अब आदमी बच्चे पैदा होते हैं डायरेक्ट, अंडों से थोड़े निकलते हैं, दूसरी भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तीसरी क्या है? वार्म ब्लडेड हो। वार्म ब्लडेड का मतलब है उनका खून गर्म हो। चौथी कंडीशन है अगर बच्चे पैदा करते हैं तो उनकी माताएं उनको दूध भी पिलाती हो, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन हो, दूध पिलाती हैं भाई साहब।
जब इंसान होता है तो माताओं का दूध पीते हैं, तो चारों कंडीशन फुलफिल है, यानी कि ह्यूमन भी एक मैमल है, चीता भी मैमल है, कुत्ता है डॉग वो भी एक मैमल है। क्या मुर्गी मैमल है? हैन वो नहीं है, क्योंकि अंडे देती है, अंडे से बच्चे निकलते हैं और बच्चों को दूध भी नहीं पिलाती, तो ये नहीं है। तो इस तरह से आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चीता क्या है? जो आयुसेन की रेड लिस्ट है उसमें वनरेबल कैटेगरी में आता है। आयुसेन के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में, जाकर आप देख सकते हो आयुसेन साइट्स और सीएमएस के बारे में। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1958 में जूलियन हेक्सले नाम के एक आदमी ने बनाई थी, ये पूरा डिटेल में पढ़ना तो वहाँ पे पढ़ लेना। ये वनरेबल कैटेगरी में आता है, इसकी 9 लिस्ट है उसमें वनरेबल में आता है ये इंडिया से देखो 1947 में लास्ट जो छोटा बच्चा स्पोटेड किया गया था छत्तीसगढ़ में देखा गया था इसका, चीता का, 1947 में। उसके बाद फिर इंडिया ने 1952 में इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया में भाई साहब लुप्त हो गया, अब एक भी प्राणी चीता का नहीं है। तब से अब तक एक भी चीता देखने को नहीं मिला इंडिया में। देखो चीता है जो वो अलग है और एशियाटिक चीता अलग है। जो एशियाटिक चीता है वो आयुसेन की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, यानी कि इसको ज़्यादा खतरा है और इसकी पॉपुलेशन कम है एशियाटिक चीता की। और सिर्फ ओनली ये एशियाटिक चीता ईरान में मिलता है। ईरान तो आपको पता है कहाँ पे, ये देखो भाई साहब ईरान दिखाई दे रहा है, ये वाला ग्रीन। जो चीता का री इंट्रोडक्शन प्लान है, इसकी बात कब से स्टार्टिंग हुई? देखो 7 साल पहले एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है हमारे इंडिया में, जो देहरादून में सिचुएटेड है। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? देहरादून में। इसकी मीटिंग में इसने 260 करोड़ का री इंट्रोडक्शन प्लान चीता के लिए ये प्रिपेयर किया। उसके बाद 7 साल पहले की बात है, 7 साल पहले तैयार किया था, इंडिया ने प्लान किया था कि हम चीता को री इंट्रोड्यूस करेंगे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। अब ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे? मध्य प्रदेश की 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है। दोनों डिस्ट्रिक्ट आपको याद होनी चाहिए, एक सेवपुर और मोरेना, 2 डिस्ट्रिक्ट में। ये वो वाला रीजन है, ग्वालियर चंबल वाला रीजन, जहाँ से चंबल रीजन बहती है, चंबल घाटी भी है, चंबल वैली भी है वहाँ पे। ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चीता री इंट्रोडक्शन प्लान होगा। मतलब पूरे विश्व में पहला ऐसा प्लान होगा जो एक कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका से और एशिया कॉन्टिनेंट में री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ट्रांसलोकेट किया जा रहा है चीता को। रीजन क्या है चीता के एक्सटिंक्ट होने के, हमारे इंडिया से क्यों लुप्त हो गया? रीजन ये है, देखो एक तो मैन का इंटरफेरेंस, सबसे बड़ा कारण तो यही होता है कि आदमी इंटरफेयर करता है, जंगलों को काट रहा है भाई साहब, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है जंगलों के काटने की वजह से। उनका जो जहाँ पे रहते थे, हैबिटेट का मतलब निवास स्थान, जहाँ पे रहते थे खत्म हो रहा है, प्रे किया जा रहा है, हंटिंग किया जा रहा है, इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, अवैध तरीके से उनको एक दूसरी कंट्री में ट्रांसफर किया जाता है, मार दिए जाते हैं भाई साहब, डेसिमेट मतलब मार देना। क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन और भी ज़्यादा बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। 2 कारण ये हैं, इनकी वजह से उनके जो जंगल हैं वो भी बहुत सारे नष्ट हो रहे हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए लैंड जो कम होती जा रही है, जंगल कटते जा रहे हैं, कृषि करते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर ज़्यादा बढ़ रही है, तो वाइल्ड लाइफ के लिए जब लैंड कम होगी तो भाई साहब वो लुप्त होंगे ही। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंडिया का सबसे पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला है। म्यूजियम तो आप जान लेते हो, संग्रहालय बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ें मतलब संरक्षित की जाती हैं, संजो के रखी जाती हैं। ये म्यूजियम खोला है। ये म्यूजियम है जो डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स, चट्टाने, पहाड़, पत्थर इसमें रखे जाएंगे डिफरेंट स्टेट से और बहुत सारी एजेस के, जैसे 3.3 बिलियन ईयर्स पुराने, 55 मिलियन ईयर्स पुराने जो पत्थर हैं यहाँ पे रखे जाएंगे। कहाँ पे खोला जा रहा है? इंडिया का जो तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद में खोला जा रहा है। ये खोल दिया अब तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें देखो 175 किलोमीटर डिस्टेंस पे है ये सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि देखो अर्थ से 175 दोनों मिक्स हो रहे हैं, हिंदी इंग्लिश नहीं, 175 किलोमीटर नीचे डीप में, 175 किलोमीटर डीप में जो पत्थर मिलते हैं वो भी यहाँ पे रखे जाएंगे और अराउंड द वर्ल्ड जो वैरायटी के पत्थर मिलते हैं, स्टोन, रॉक्स, चट्टाने, उनके यहाँ पे सैंपल रखे जाएंगे इस म्यूजियम में। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल 348 क्लाउज 1, ये न्यूज में था, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और हर एक हाई कोर्ट में हमारे इंडिया में जो भी हैं उनमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज होगी, जब तक कि पार्लियामेंट लॉ बना के उसको चेंज ना करे तब तक इंग्लिश उनके कामकाज के लिए यूज होगी लैंग्वेज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। आर्टिकल 348 क्लाउज 2 में ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नर जो स्टेट के राज्य के राज्यपाल हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट, अगर वो चाहे तो प्रेसिडेंट की कंसेंट लेके, प्रीवियस कंसेंट का मतलब
प्रेसिडेंट की पहले अनुमति लेंगे, अनुमति लेने के बाद गवर्नर चाहें तो किसी भी हाई कोर्ट में या स्टेट की किसी भी लैंग्वेज को वो उसमें ऐड कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज को या कोई और लैंग्वेज जो हमारे इंडिया में है उसको लैंग्वेज में वो कामकाज के लिए ऑथराइज कर सकते हैं, उनके पास पावर है। लेकिन हाँ, जो हाई कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज होती है इंग्लिश, वो डिक्री के लिए, ऑर्डर या जजमेंट वर्डिक्ट के लिए फिर भी यूज होगी इंग्लिश ही, लेकिन और एडिशनल लैंग्वेज भी वो ऐड कर सकते हैं गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट की असेंट लेके। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, जो रोड वगैरह बनाता है हमारे देश में, ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसने हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड फॉर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया, ये कुछ गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड, नियम, रूल्स जारी किए हैं। किस लिए? कि जो रोड वगैरह बनाए जाते हैं ना भाई साहब, उन पे फैसिलिटी ऐसी भी हो कि वो जो डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं उनके लिए रैंप वगैरह भी हो। जैसे मान लो आपने देखा होगा, ये रोड है भाई साहब, यहाँ से मान लो हमें मान लो एक साइड से दूसरी साइड जाना है। अब ठीक है, जो नॉर्मल बंदा जा सकता है, अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं और नीचे से क्या है, अंडरपास बना रखा है, नीचे से सीढ़ियाँ हैं, फिर नीचे से जाके आप दूसरी साइड जा सकते हो, या ब्रिज बना हुआ, ब्रिज पे जाके जा सकते हो। लेकिन भाई साहब जो अपंग है भाई साहब, जिसके पैर सही नहीं है, वो बंदा कैसे जाए? या बुजुर्ग लोग हैं, नहीं चला जा रहा, वो कैसे जाए? तो एक रैंप हो, मान लो वो व्हील चेयर पर चलते हैं तो रैंप बना हुआ है, मान लो ऐसे इंक्लाइन वाला रैंप, जिसपे समझ रहे हो ना आप, इंक्लाइन टेढ़ा सा रैंप बना होता है, इस पर व्हील चेयर है, जो पहिए वाली कुर्सी है उस पर वो मान लो जा सकते हैं। लेकिन सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी पे तो व्हील चेयर नहीं चल सकती ना। तो इस तरह की फैसिलिटी डेवलप करना, ये गाइडलाइंस में मेन ये काम है, रैंप वगैरह डेवलप हो ताकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अपंग लोग हैं, उनके लिए फैसिलिटी हो हर एक प्रोजेक्ट में जो हमारे इंडिया में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो फैमिली फ्रेंडली भी फैसिलिटी हो, PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, अपंग लोगों के लिए भी, ट्रांसजेंडर के लिए भी ये फैसिलिटी डेवलप हो सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक है ये भुंगलोती या भुंगलोटी, इसका प्रोनाउंसिएशन भाई साहब कुछ भी हो सकता है, असम में ये पाया जाता है। इस तरह की देखो ये क्रीपर है, क्रीपर, क्रीपर का मतलब है ऐसी बेल होती है ना, बेल जो दूसरे पेड़ पे या दीवारों पे चढ़ जाती है, उन्हें बोलते हैं क्रीपर। ये इस तरह के इसमें फूल लगते हैं वाइट वाइट से, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अभी न्यूज में है। ये भुंगलोती या भुंगलोटी जो क्रीपर है, ये क्या है, इसमें जैक फ्रूट ट्री से ही निकलती है और इसमें सेफ्रॉन डाई बनती है, इससे सेफ्रॉन डाई बनती है, डाई जो एक कलर होता है सेफ्रॉन कलर का, वो बनता है इसमें। ये बुद्धिस्ट भिक्खूज हैं मेनली, इसको वे असम में यूज करते थे, बुद्धिस्ट भिक्खूज। यहाँ पे एक बुद्धिस्ट विलेज भी है, गांव है असम में, ये चाराई देव डिस्ट्रिक्ट है असम की, वहाँ पे एक विलेज है, वहाँ पे ये जनरली यूज किया जाता है। और फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए भी अडॉप्ट किया गया था यह भुंगलोती। चाला रिजर्व फॉरेस्ट है यहाँ पे असम की चराई देव डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे यूज किया गया था फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अभी नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि जो EPR है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो वेस्ट टायर मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाएंगे। टायर जो होते हैं ना, गाड़ियों में टायर यूज होते हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए। मान लो एक टायर है, यूज हो गया, उसका खत्म हो गया, निकाल दिया, दूसरा टायर चढ़ा लिया, जो वेस्ट है भाई साहब उसको दोबारा से रिसाइकल किया जा सके, इस तरह की फैसिलिटी। ये जो एक्सटेंशन है EPR का, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या है, जो भी मैन्युफैक्चरर और जो भी इंपोर्टर है, जिसने बनाया है वो कंपनी, जिसने टायर बनाया है और जिसने टायर खरीदा है, उन दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि कंज्यूमर के यूज करने के बाद उसका डिस्पोजल जो कौन करेगा, मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर। यानी कि जिस कंपनी ने बनाया है, जिस इंपोर्टर ने खरीदा है, उसकी उत्तरदायित्वता है, उसकी जवाबदेही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको कंज्यूमर से कलेक्ट करे और दोबारा से उसको रिसाइकल करे या डिस्पोज कर दे अच्छे से, ताकि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना हो, प्रदूषण ना हो। जरूरत क्यों की जरूरत, इसलिए वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर है नेचुरल रबर का इंडिया। नेचुरल रबर तो जानते हो, जिससे टायर वगैरह बनते हैं, रबर का ये कंज्यूमर भी है, ग्राहक भी है सबसे बड़ा 4th नंबर पे, और 3rd नंबर पे प्रोड्यूसर भी है, इंडिया प्रोड्यूस भी करता है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो ये लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया। जो रेट ऑफ ग्रोथ है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की, अगर चिंतन रिपोर्ट को देखें 2017 की, इसमें 2035 तक आते आते 80.1 मिलियन पैसेंजर व्हीकल होंगे, कार और यूटिलिटी व्हीकल हमारे इंडिया में। और टू व्हीलर की बात करें तो 236.4 मिलियन टू व्हीलर, दो पहिए वाले व्हीकल, मोटरसाइकिल या आपके मान लो स्कूटर वगैरह, ये होंगे इतने
236.4 मिलियन व्हीकल होंगे 2035 तक, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। इनकी वजह से पॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा। जब ये चलेंगे तो भाई साहब पॉल्यूशन तो इंक्रीज होगा ही, प्रदूषण। जो EPR है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको देखो, इसका मतलब ये है जो भी मान लो कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है वो कंज्यूमर से कलेक्ट भी करेगी जब कंज्यूमर उसे फेंक देगा इन्वायरमेंट में, तो या कंज्यूमर से फेंकने से पहले इन्वायरमेंट में फेंक देगा तो उसको कलेक्ट करने की सारी जिम्मेदारी इसकी रहेगी, जो प्रोड्यूसर है, जो पैदा कर रहा है, बना रहा है फैक्ट्री। इस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर प्रिंसिपल को, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है EPR, इसको पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो प्रोड्यूसर बना रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी है, उसको रिसाइकल करना, पूरी इंटर लाइफ है जो प्रोडक्ट की वो देखेगा, रिसाइकल करना है, डिस्पोज करना है, ताकि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना हो। ये जो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल हैं या EPR हैं, ये सबसे पहले 2011 में इंट्रोड्यूस किए थे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 के जरिए, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 के जरिए। इनसे भी UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, इन रूल्स से क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में। नेक्स्ट टॉपिक है जगन्नाथ टेम्पल। देखो, आपको डिटेल में जानना, आर्ट एंड कल्चर की जो प्लेलिस्ट है उसमें डिटेल में इस टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हो। अभी रिसेंटली किसलिए न्यूज़ में सिर्फ वो जानेंगे हम। जो उड़ीसा स्टेट है उसने एक अप्रूवल दिया है अमेंडमेंट को, श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954 का उड़ीसा में एक कानून बना हुआ है, इस कानून में अमेंडमेंट किया जाएगा, संशोधन। ये है जगन्नाथ टेम्पल, आप देख सकते हो उड़ीसा में है, पुरी में, उड़ीसा की जो पुरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है ये जो है। इसमें पहले ये था कि इसमें ऐसे रूल थे कि जगन्नाथ टेम्पल के जो ऑफिशियल हैं, प्रीस्ट हैं, वो उसकी लैंड को, भूमि को अगर किसी को किराए पे देना चाहते तो दे नहीं सकते थे, उन्हें पहले स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, फिर दे सकते थे। लेकिन अब ये क्राइटेरिया हटा दिया, वो विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट की बिना अनुमति के वो लैंड को लीज आउट कर सकते हैं। लीज आउट मतलब रेंट पे, किराए पे दे सकते हैं, या उसे सेल भी कर सकते हैं। वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, टेम्पल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या कंसर्न ऑफिशियल है, ऑफिशियल जो उसके ऑफिशियल हैं, जो इसका कामकाज संभालते हैं टेम्पल का। जो जगन्नाथ टेम्पल है इसको 12th सेंचुरी में बनाया गया था। एक किंग थे अनंत वर्मन चौड़गंगा देव, ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे, इस वंश के थे, ईस्टर्न गंगा वंश के, इन्होंने बनाया था इसको। जो हमारे इंडिया में 4 धाम है उनमें से एक ये जगन्नाथ टेम्पल भी है, पुरी का। कौन कौन से हैं 4 धाम? एक बद्रीनाथ है जो उत्तराखंड में है, द्वारका है जो गुजरात में है, पुरी है जो किसमें, उड़ीसा में, रामेश्वरम है जो तमिलनाडु में, यानी कि देश के 4 कोने के 4 धाम। ये तीर्थ यात्री यहाँ पे जाते हैं पिलग्रिमेज करने के लिए, तीर्थ स्थान पे, एक तरह से ये हिंदू धर्म में समझे जाते हैं 4 धाम। और जो पुरी है देखो, इसको व्हाइट पगोडा भी बोलते हैं। पुरी का जो जगन्नाथ टेम्पल है ना, व्हाइट पगोडा, एक ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं, ब्लैक पगोडा, वो कौन सा टेम्पल है, वो उड़ीसा में ही है, कोणार्क का सन टेम्पल। देखो दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है कई बार, आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में पढ़े हुए लेक्चर, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, अगर नोट्स बनाए हुए हैं तो वहाँ से रिवाइज करना। नेक्स्ट है गेटवे टू हेल। गेटवे टू हेल एक ये समझ लो, एक ये क्या है, अर्थ से कुछ गैस निकल रही है, गैस जैसे मीथेन है CH4, या कोई और टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस, वो गैस निकल रही है उसमें, लेकिन तिल्ली लगा दी भाई साहब, आंच लगा दी। अब वो आंच जल रही है काफ़ी सालों से जल रही है, कई डिकेड से, एक डिकेड में 10 साल होता है, मतलब कई 40-50 सालों से जल रही है वो। अब वो जल रही है इसलिए न्यूज में है ये, क्योंकि उस आग को परमानेंटली बुझाना चाहते हैं। कहाँ पे ये आग? ये आग है तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान कहाँ पे, ये तो पता ही होना चाहिए आपको, ये दिखाई दे रहा है आपको, उज्बेकिस्तान की साइड में तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे ब्राउन कलर का तुर्कमेनिस्तान, ब्राउन कलर का ये तुर्कमेनिस्तान जो है, इसके प्रेसिडेंट है गुरबागुंगली बैरदी मुखामेदोव। देखो प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, आप पढ़ लेना, ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, हमारा मकसद है इसमें गेटवे टू हेल को पढ़ना। जो गेटवे टू हेल है इसको बंद करने के लिए, परमानेंटली फाइनली एक्सटिंग्विश करने के लिए, एक्सटिंग्विशिंग का मतलब है बुझाने के लिए, इस आग को जो जल रही है गेटवे टू हेल, इसको परमानेंटली बुझाने के लिए एक मेथड ढूंढने के लिए अभी प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया है ऑफिशियल को, अफसरों को। ये है भाई साहब आग जो जल रही है परमानेंटली वहाँ पे। ये कैसे जली, क्या है इसका जो हिस्ट्री है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तुर्कमेनिस्तान का जो गेटवे टू हेल है इसको दरवाजा क्रेटर के नाम से भी जानते हैं, दरवाजा क्रेटर। क्रेटर जनरली देखो एक झील को भी बोलते हैं क्रेटर झील। क्रेटर झील तब पैदा होती है, मान लो वोल्केनो निकल रहा है, ज्वालामुखी, वहाँ पे एक झील सी बन गई हो तो उसको गड्ढा हो जाता है जो, उसको क्रेटर बोल देते हैं, तो इसका नाम भी देखो दरवाजा क्रेटर है।
दरवाज़ा क्रेटर क्यों है, क्रेटर क्यों वो भी जानेंगे। ये 225 फीट वाइड है, चौड़ी है, 99 फीट डीप है, गहरी है, डायमीटर इसका 70 मीटर है और 5.5 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैली हुई है। तुर्कमेनिस्तान में जो दरवाज़ा है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। वहाँ पे एक नेचुरल गैस फील्ड है जो कोलैप्स्ड हो गया था। नेचुरल गैस, देखो यहाँ पे नीचे अर्थ में नेचुरल गैस निकलती है, वो यहाँ पे नष्ट हो गया था, जिसकी वजह से आग जल रही है। क्यों जल रही है ये, इसलिए जल रही है 5 डिकेड पहले यहाँ पे वहाँ के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा अनुमान लगाया था कि यहाँ पे नेचुरल गैस के भंडार हैं, प्राकृतिक गैस के। और प्राकृतिक गैस किसको बोलते हैं, मीथेन को, CH4 को, CH4 जो होती है मीथेन। तो हुआ क्या था 1971 में यहाँ पे सोवियत साइंटिस्ट थे, सोवियत बोलते थे USSR को पहले। और जो तुर्कमेनिस्तान है देखो 1991 से पहले तुर्कमेनिस्तान रसिया का ही पार्ट था। आप सबको पता है जब कोल्ड वार खत्म हुआ, कई बार पढ़ा हमने शीत युद्ध के बारे में, कोल्ड वार खत्म हुआ तो रसिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान सब रसिया के ही पार्ट थे। इसको सोवियत यूनियन बोला जाता था रसिया को पहले, USSR शॉर्टकट में। तो बाद में इसको अलग कर दिया गया, ये अलग देश बन गए। तो तब ये सोवियत जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिसीजन लिया यहाँ पे खुदाई की जाएगी। तो यहाँ पे ड्रिलिंग की, ड्रिलिंग करने के बाद यहाँ पे एक सिंक होल बन गया, एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, वो क्रेटर। अब वो गड्ढा बन गया, वहाँ नीचे नेचुरल गैस थी, वो नेचुरल गैस के साथ साथ और भी बहुत सारी टॉक्सिक गैस थी, मीथेन गैस भी थी और टॉक्सिक नॉक्सियस गैस थी। नॉक्सियस मतलब जहरीली गैसें थी, वो इन्वायरमेंट में लीक होना स्टार्ट हो गया। अब भाई साहब ये जहरीली गैस इन्वायरमेंट में आएंगी, लोग उन्हें इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, लोग मर भी सकते हैं। तो इसका क्या लिया, इसको बंद करने का तरीका क्या ढूंढा, बंद तो कर नहीं सके। अब इसे क्या किया, उन्होंने जलाना शुरू कर दिया, इन पे तिल्ली लगा दी, माचिस की तिल्ली, जला दिया। सेट द क्रेटर अब्लेज मतलब जला दिया। जैसे मान लो आपके घरों में सबके गैस सिलेंडर होगा, चूल्हा होगा गैस का, अब उसमें गैस निकलती रहे, अब उसमें आप भाई साहब जलाओ नहीं, तो वो इतनी फैल जाएगी, किसी के नाक में घुसेगी, कहीं आपके फेफड़ों में जाएगी, आपको मार भी सकती है। और फिर बाद में अगर मान लो जलाया, तिल्ली लगा दी, कहीं पर आग पकड़ ली, तो पूरे घर को जला सकती है। लेकिन जब वो निकल रही है तभी वहाँ पे आप जला दो उसे, तो वो थोड़ा थोड़ा जलती रहेगी, किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगी। वो जब सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो जलना खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा भंडार है ना भाई साहब, अर्थ से निकल रही है नेचुरल गैस, तो उसको जला दिया ताकि इन्वायरमेंट में ना फैले, वहीं पे वो जलती रहे, खत्म होती रहे, नष्ट होती रहे। लेकिन अब तक जल रही है, देखो 1971 से अब तक जल रही है भाई साहब। 1971 में देखा था ना हमने, 1971 में स्टार्ट हुई थी, तो अब तक जल रही है। तो अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ए सिख तख्त। सिख तख्त ये अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया है, अमेंडमेंट बिल, दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट है 1971 का। इसमें संशोधन के लिए एक अमेंडमेंट बिल पास किया। इसके जरिए जो तख्त दमदमा साहिब है उसको फिफ्थ तख्त ऑफ द सिख रिकॉग्नाइज किया जाएगा, पहचान दी जाएगी उसको। देखो ये तख्त क्या होता है, अकल तख्त या सिख तख्त क्या है ये। तख्त का मतलब होता है थ्रोन, पंजाबी भाषा में, पंजाबी लैंग्वेज में तख्त का मतलब होता है थ्रोन। थ्रोन मतलब राजगद्दी एक तरह से। ये क्या है, एक टेम्पोरल अथॉरिटी है सिख कम्युनिटी के लिए, सिख धर्म के लिए। इस तरह के हमारी कंट्री में 5 सिख तख्त हैं, 5 सिख तख्त, जो अभी क्या है ना ये चेंजेस। देखो 1920 से समझते हैं हम, 1920 से पहले क्या होता था, जो गुरुद्वारा हैं उनका जो प्रबंधन करते थे, महंत हुआ करते थे, वो करप्ट थे। जो गुरुद्वारा में दान दक्षिणा आती थी, जो पैसा आता था उसको अपने लिए यूज करते थे। लेकिन इन करप्ट महंत को हटाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया 1920 में, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट। उसके द्वारा एक कमेटी बनाई गई। अब ये कमेटी जितने हमारे इंडिया में गुरुद्वारा हैं उनको ये मैनेज करती है। ऐसे ही दिल्ली में देखो, दिल्ली के सिख गुरुद्वारा एक्ट के जरिए एक दिल्ली की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी हुई है। इस कमेटी में अभी तक 9 पीपल थे, 9 पर्सन नॉमिनेट किए जाते थे। उन 9 में से देखो 9 में से 4 थे अकल तख्त के 4 अधिकारी। अकल तख्त कहाँ पे, ये क्या है, अकल तख्त सीट है अमृतसर में, जो आपने पढ़ा होगा गोल्डन टेम्पल के बारे में। गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर है, जो गुरुद्वारा है। अकल तख्त वहाँ पे एक सीट को बोलते हैं राजगद्दी, यानी कि जो डिसीजन लेता है ये अथॉरिटी है अकल तख्त। ये जो भी डिसीजन लेता है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी सिख कम्युनिटी रहती है, सिख धर्म के लोग, वो उनको मानते हैं, जो भी गाइडलाइंस ये जारी करते हैं। तो इसके 4 अधिकारी इस कमेटी में थे। अब इनको 4 से बढ़ा के एक तो 5 कर दिया, यानी कि 9 से टोटल मेंबर हो जाएंगे इस कमेटी में 10। अब ये 4 से 5 हो गई, लेकिन 5 अलग अलग जो तख्त बने हुए हैं ना,
अलग अलग तख्त इंडिया में, वहाँ से एक एक मेंबर आएगा इस कमेटी में। कौन कौन से हैं वो तख्त? देखो 3 तख्त तो हैं पंजाब में, एक है महाराष्ट्र में और एक है बिहार में। एक देखो ये गुरुद्वारा, 3 ये अमृतसर में श्री अकाल तख्त, ये मेनली है जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे जो मेजर मान लो एक तरह से पुजारी पृष्ठ मान लो, जैसे हिंदू मंदिर में पृष्ठ रहते हैं पुजारी या मौलवी रहते हैं, मुस्लिम जो मॉस्क है मस्जिद है उसमें, इसी तरह से मान लो जो ये डिसीजन लेते हैं पूरी कम्युनिटी को मानना पड़ता है, मानते हैं, वो गाइडलाइन जारी करते हैं। एक भटिंडा में ही है, पंजाब में भटिंडा तख्त श्री दमदमा साहिब, इन्हीं के जो मेंबर हैं अभी जोड़े गए, एक मेंबर अब इस कमेटी में, इनमें से सब में से एक एक मेंबर आएंगे। एक पटना बिहार में है तख्त श्री हरमिंदर साहिब, एक नंदिद ये है महाराष्ट्र में तख्त श्री हजूर साहिब, यह आनंदपुर एक पंजाब में है तख्त श्री कैसगढ़ साहिब। इन 5 से एक एक मेंबर आएंगे। ये 5 तख्त हैं जो पूरे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड डिसीजन लेते हैं कि सिख कम्युनिटी के लोग हैं जो उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो सिख तख्त हैं ये हुक्मनामा जारी करते हैं, हुक्मनामा मतलब ऑर्डर, हुक्मनामा पंजाबी भाषा में बोलते हैं ऑर्डर को, आदेश को, आदेश हिंदी में बोलते हैं। ये सिख कम्युनिटी के लिए इशू करते हैं ऑर्डर, हुक्मनामा। जो अकल तख्त है, अकल तख्त ये सुप्रीम है, इन 5 में सबसे सुप्रीम सबसे मेन कौन है? अकल तख्त, जो गोल्डन टेम्पल में सीट है, राजगद्दी है, यानी कि वो ऑर्डर देती है, सबको मानना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंदु मल्होत्रा पैनल। इंदु मल्होत्रा पैनल देखो अभी सेटअप किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है इंदु मल्होत्रा की, पैनल बोलो कमेटी बोल लो, क्यों बनाई है? देखो आप सबने पढ़ा होगा 5 जनवरी को क्या होता, पंजाब में प्रधानमंत्री जी का विजिट थी, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है उसमें ब्रीच देखने को मिला, यानी कि उल्लंघन, यानी कि कुछ कमी देखने को मिली उसकी वजह से। क्योंकि देखो प्रधानमंत्री का जब दायरा होता है ना, कहीं पे जाते हैं तो किसी को पता नहीं होता किस रास्ते से जाएंगे, और वो रास्ता साफ करना होता है। जिस भी स्टेट में जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस को साथ देना पड़ता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। साथ में जो प्रधानमंत्री जी के लिए जो फोर्स होती है प्रोटेक्ट करने के लिए, वो एसपीजी होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप फोर्स। ये फोर्स बनाई गई थी जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी 1985 के बाद, 1985 में बनाई गई थी। फिर बाद में एक 1988 में एक्ट पास कर दिया, एक्ट के थ्रू इसको पावर दे दी एसपीजी को। ये सबसे पावरफुल पोस्ट, सबसे पावरफुल फोर्स मानी जाती है हमारे इंडिया में। तो अभी जो ब्रीच देखने को मिले सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की हमारी, तो उसके रिगार्डिंग के सिक्योरिटी में कहाँ पे कमी रही, इसकी जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पैनल बनाया इंदु मल्होत्रा पैनल। तो बस इतना याद रखना है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है बार्क। बार्क क्या है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है ये। देखो इसने क्या किया था, कुछ साल पहले, कुछ समय पहले इसने जो टीवी की रेटिंग देती थी, रेटिंग का मतलब है एक तरह से कौन सा टीवी चैनल अच्छा है, कौन ज़्यादा लोग उस चैनल को देख रहे हैं, कौन कम लोग देख रहे हैं, इस तरह की रेटिंग दिया करती थी। लेकिन ये बंद कर दी थी। दोबारा इसको रिज्यूम करेगा रेटिंग को कि कौन सा अच्छा चैनल है, कि सबसे ज़्यादा लोग किस चैनल को देखना पसंद कर रहे हैं, इस तरह के। तो इसने अभी नए प्रोसीजर प्रोटोकॉल बनाए हैं। मुंबई पुलिस ने देखो कुछ ऐसे केस देखे थे कि कुछ प्राइवेट चैनल क्या कर रहे हैं, रेटिंग को टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब रेटिंग में घपला। क्या करते थे, लोगों के घरों में जाते थे, उन्हें पैसा दे देते थे, उनमें एक टीवी दे देते थे, उनसे कहते थे आपको 24 घंटे हमारा चैनल चला के रखना है। इसे बोलते हैं टीआरपी। देखो टीआरपी उसी की ज़्यादा आएगी जिस चैनल को लोग ज़्यादा देखेंगे, यानी कि वो चैनल सबसे अच्छा है ऐसा मानते हैं रेटिंग के हिसाब से। तो ये ऐसा करते थे प्राइवेट चैनल वाले, लोगों के घरों में जा जाकर उन्हें टीवी भी मुफ्त में देते थे, उन्हें पैसे भी देते थे, उनसे कहते थे कि हमारा चैनल आप चला के रखो। इनसे फ़ायदा क्या है भाई साहब, टीआरपी जिसकी ज़्यादा आएगी वो अच्छा चैनल, रेटिंग अच्छी आएगी उसकी, समझ रहे हो। तो इस तरह के केसेस देखते हुए ये मुंबई पुलिस ने कुछ खोजे थे, उसके बाद ये सस्पेंड कर दी थी रेटिंग बार्क ने, BARC ने। लेकिन दोबारा से इसको इंट्रोड्यूस करने की बात की है। जो BARC है बार्क, वो एक इंडस्ट्रियल बॉडी है, जॉइंटली एडवर्टाइजर इसमें है, एजेंसीज, एड एजेंसीज हैं, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हैं इसमें, इंडियन सोसाइटीज ऑफ एडवर्टाइजर हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन इसमें है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन सबको मिला के ये बार्क बनाया गया है, BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जो रेटिंग करती है टीवी चैनल की। 2010 में इसको बनाया गया था। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वो पॉलिसी गाइडलाइंस रेटिंग के लिए जारी करती है कि टीवी चैनल की रेटिंग के लिए क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या नियम होंगे। 2014 में ये जारी किए थे और रजिस्टर किया था बार को 2015 में। इन गाइडलाइंस के अंदर ये टीवी रेटिंग निकालती है इंडिया में। तो यही था आज के लेक्चर में बस, और ये हमारे 16 जनवरी तक करंट अफेयर कंप्लीट हुए। जो आज का करंट अफेयर है भाई साहब हम, और कल का, आज और कल का हम कल पढ़ेंगे कल के लेक्चर में।